जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 76। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट थ्रू फ्यूचर्स। कल के लेक्चर में हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट सीखी थी थ्रू फॉरवर्ड्स। उसमें हमने क्या सीखा था कि मार्केट में डिफरेंट फॉरवर्ड्स अवेलेबल होते हैं जो स्टार्ट भी किसी सर्टन मंथ से हो रहे होंगे और एंड भी किसी सर्टन मंथ पे हो रहे होंगे। हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फॉरवर्ड एग्रीमेंट बाय करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ड्यू डेट के ऊपर, यानी ड्यू डेट से क्या मुराद है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट से क्या मुराद है, जिस दिन हमने लोन लेना है उस दिन हम मार्केट रेट पे लोन उठाते हैं और जो मार्केट रेट और जो फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस है वो हमारा गेन या लॉस होता है। और गेन या लॉस में अहम चीज़ हमने क्या सीखी थी, इसको डिस्काउंट करना होता है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में जो गेन या लॉस होता है इसको हमने डिस्काउंट करना है उस डेट पे जिस दिन लोन ले रहे हैं, जिस दिन लोन ले रहे हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट वो वाहिद हमारे जितने भी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनमें वाहिद कंसेप्ट है जिसमें हम डिस्काउंटिंग को यूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर्स में या ऑप्शन में डिस्काउंटिंग को यूज़ नहीं करेंगे। आज हम जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक सीखने जा रहे हैं वो है फ्यूचर्स। अच्छा, फॉरवर्ड में और फ्यूचर्स में आपको ये फ़र्क तो पता ही होगा कि फॉरवर्ड ओवर द काउंटर ट्रेड किए जाते हैं, ये स्टैंडर्डाइज नहीं होते, जबकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, ट्रेड किए जाते हैं वहां पे, और ये स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी में होते हैं। इसीलिए ऑप्शंस और फ्यूचर आप किसी भी रिस्क मैनेजमेंट में यूज करें, ऑप्शन और फ्यूचर्स को, उसमें एक स्टेप हमारा एडिशनल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जैक्ट आ जाए बहुत अच्छी बात, और अगर एग्जैक्ट ना आए, फ्रैक्शनल फिगर है तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। फ्रैक्शनल फिगर अगर कोई आ जाए, फ्रैक्शन में आंसर आ जाए, तो उसका एक तरीकाकार तो ये है कि 9.4 का अगर आंसर आया तो 9 कॉन्ट्रैक्ट्स हम सेटल कर लेते हैं फ्यूचर्स या ऑप्शंस के, और जो बाकी इंक्रीमेंटल अमाउंट है, फ्रैक्शन अमाउंट है, फॉरवर्ड के जरिए उसको हैज कर लेते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक उसने इस कंसेप्ट को आसान रखा हुआ है। हमारे सिलेबस में हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स का आंसर फ्रैक्शन में आए, पॉइंट्स में आए, तो हम उसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, अपवर्ड राउंड ऑफ करते हैं, यानी 9.3 को हम क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे, ठीक है। अलहदा से फ्यूचर और ऑप्शन में अलहदा से फॉरवर्ड को यूज नहीं करवा रहा इस लेवल पे। उसने किसी एग्जाम्पल में, किसी कंसेप्ट में हमें इस चीज की डिस्कशन नहीं की, इसलिए हम इजी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि राउंड ऑफ कर लिया करेंगे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट थ्रू फ्यूचर्स। अब इसमें जाहिर है जिस तरह फॉरवर्ड अगर रिस्क मैनेजमेंट इंटरेस्ट रेट के लिए यूज हो, एक्सचेंज रेट के लिए यूज हो या कमोडिटी रेट के लिए यूज हो, तो थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे फॉरवर्ड हमने जब कमोडिटी रेट रिस्क मैनेजमेंट में सीखा तो हमें पता चला वहां पे सिर्फ उसने एक रेट दिया होता है, लेकिन फॉरवर्ड को जब हमने एक्सचेंज रेट मैनेज करने के लिए यूज किया तो पता चला कि एक्सचेंज मार्केट में फॉरवर्ड के 2 रेट्स कोट किए जाते हैं, बाइंग अलहदा और सेलिंग अलहदा। इसी तरह इंटरेस्ट रेट में भी हमने ये सीखा, देखा, उसमें भी 2 रेट्स कोट किए जाते हैं, और उसमें एक एडिशनल चीज टाइम पीरियड भी मेंशन किया जाता है। टाइम पीरियड इंटरेस्ट रेट के फॉरवर्ड में मेंशन किया जाता है, वो 3v9, लेकिन एक्सचेंज रेट में टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया जाता। कमोडिटी में टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया जाता उस फॉरवर्ड के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे बेसिक टेक्निक सेम है फॉरवर्ड की, लेकिन कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट में, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में, एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा एप्लीकेशन में फर्क है। इससे एग्री करते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर्स और ऑप्शंस हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्यूचर्स आज। इससे पहले जितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी फ्यूचर्स के बारे में है वो ये है कि फ्यूचर्स फॉरवर्ड की तरह होते हैं,
लेकिन फर्क यह है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड है, क्वांटिटी स्टैंडर्डाइज होती है, टर्म स्टैंडर्डाइज होती है, यानी आप टर्म को चेंज नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज में 6 महीने का सेल हो रहा है और आपको 6 महीने बाद उसकी सेटलमेंट होगी, आप ये नहीं कह सकते भाईजान मुझे तो 4 महीने के बाद पैसों की जरूरत है, तो मेरे साथ फ्यूचर का कोई ऐसा एग्रीमेंट कीजिए जो 4 महीनों बाद एंड हो रहा, सेटल हो रहा हो। 4 महीने का फ्यूचर का अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है ना 4 मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको 4 महीनों के बाद पेमेंट चाहिए, आपकी डिमांड के ऊपर 4 महीनों का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये कंसेप्ट हमें क्लियर है ना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी भी स्टैंडर्डाइज होती है और उसका टेन्योर, उसका पीरियड भी स्टैंडर्डाइज होता है। अब यहां पे क्वेश्चन एक ये है जो इसमें खास तौर पे खुल के सामने आता है क्वेश्चन, वो ये है कि अगर मार्केट में 6 महीने का फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में गया, मैंने कहा जी मुझे लोन चाहिए, आज फर्ज कीजिए 1 जनवरी है, मैंने कहा जी मुझे लोन चाहिए 31 मार्च को, ठीक है। मार्केट में 3 महीना का फ्यूचर्स अवेलेबल है, फर्ज कीजिए वो है 7% पे, और मैं अगर उस फ्यूचर को एक्वायर कर लेता हूं तो इसका मतलब है मेरे लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया। फ्यूचर का फॉर एग्जांपल अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मैंने आज एग्रीमेंट कर लिया फ्यूचर का, इसका मतलब है 3 महीने के बाद मुझे जो पैसे चाहिए, जब मैं लोन लूंगा तो मेरा इफेक्टिव रेट क्या आएगा 6%। इसका यही मतलब है ना, समझ आ रही है बात की। अच्छा, मार्केट में 3 महीने का फ्यूचर भी अवेलेबल है जो सेटल होगा 31 मार्च को। मार्केट में फर्स्ट कीजिए 6 महीने का फ्यूचर भी अवेलेबल है जो सेटल होगा 30 जून को, लेकिन मुझे फर्ज कीजिए पैसे चाहिए 31 मई को, मैंने बोरिंग करनी है 31 मई को। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं फ्यूचर मार्केट में किसी भी स्ट्रेटजी से 31 मार्च की डेट के ऊपर अपनी हेजिंग कर सकता हूं फ्यूचर के जरिए से? ये एक क्वेश्चन, आज का सबसे अहम कंसेप्ट यही है जो हमने सीखा। बाकी आपको होता है रूटीन की कैलकुलेशन है, सारे स्टेप वही है जो हम डेली करते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। मेन कंसेप्ट आज का यही है, अगर मार्केट में डिफरेंट फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं, कुछ 3 महीने के हैं, कुछ 6 महीने के, कुछ हो सकता है इससे आगे 9 महीने 12 महीने के, उस तरफ नहीं जाते, 3 महीने के हैं, 6 महीने, लेकिन मुझे पैसे चाहिए 31 मई को। क्या मैं फ्यूचर मार्केट से फायदा उठा सकता हूं? ये क्वेश्चन, इसको पहले एक छोटी सी और एग्जांपल से सीखते हैं। देखिए, जो हमारी डेरिवेटिव मार्केट है, मैंने शायद किसी लेक्चर में ये जिक्र किया था, इसको गैर शरई कहा जाता है, इसमें जुए का एलिमेंट आ जाता है, तो बाज़ औक़ात इसको समझाने के लिए भी कुछ एग्जांपल ऐसी देनी पड़ती है जुए वाले। फर्ज कीजिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और इसमें मुझे इंफॉर्मेशन ये मिली कहीं से, या मेरे एनालिसिस मुझे ये कहता है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। अब फर्ज कीजिए, अल्लाह ना करे, लेकिन फर्ज कीजिए समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं इसके ऊपर जुआ लगाता हूं और मैं इससे फायदा उठाना चाहता हूं, तो अब मुझे चाहिए इसके लिए पैसे, क्योंकि जाहिर है जब मैं जुआ लगाऊंगा, वो कोई भाई यहाँ पे बैठे हो गए सर पाकिस्तान पे जुआ लगा, तो मुझे पैसे उनको शो करवाने पड़ेंगे या फॉर एग्जांपल उनको जमा करवाने पड़ेंगे। अब मैच सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा और 6 बजे खत्म होगा, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपया है तो सही, वो 1 लाख रुपया मैंने दोपहर 2 बजे एक बंदे को देना है। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सेटल कब होगा? शाम 6 बजे, लेकिन मुझे पैसे अपने वापस कब चाहिए? 2 बजे। क्या मैं इस गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से गिवन केस में कोई फाइनेंशियल बेनिफिट उठा सकता हूं, फायदा उठा सकता हूं कि मैं जुआ भी लगा लूं, जुआ भी खेल लूं और मेरे मिड ऑफ द डे जो पैसों की जरूरत है ये भी पूरी हो जाए? इसका जवाब है यस। कैसे? इसको जरा समझिएगा, अगर ये बात समझ आ गई तो फ्यूचर की हेजिंग समझ आ जाएगी। वो कैसे? फर्ज कीजिए सुबह 9 बजे मैंने जुआ लगाया, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा तो मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा, और उसी वक्त में इंडिया पे भी जुआ लगा दिया, इंडिया जीतेगा,
पाकिस्तान पे भी जुआ लगाया, पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया पे भी जुआ लगाया, इंडिया जीतेगा। अब नेट रिजल्ट देखें, कुछ भी निकले, मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या है? 0। अगर इंडिया जीतेगा तो मुझे इधर 1 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान वाली जो बेट मैंने लगाई उस पर 1 लाख देना पड़ेगा, नेट रिजल्ट 0। एग्री कर। और अगर पाकिस्तान जीतता है फिर भी नेट, इसको कहते हैं पोजीशन ओपन करना और पोजीशन क्लोज करना, या पोजीशन को स्क्वायर करना। जब मैंने पाकिस्तान पे जुआ लगाया मैंने पोजीशन ओपन की अपने, लेकिन जब मैंने काउंटर जुआ लगाया इंडिया पे मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। यानी अब जो है मैं बैट क्लोज करने का मतलब मैं बैटिंग से निकल आया। डेरिवेटिव मार्केट जो होती है ना, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। इसमें बाज़ औक़ात मिड ऑफ द पीरियड एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं आप, कैसे अपनी ओपन पोजीशन को क्लोज करके। जैसे बैट वाली एग्जांपल में कराएं, मैंने 9 बजे पोजीशन ओपन की, जुआ लगाया, पाकिस्तान जीतेगा। 2 बजे के करीब पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी की, स्कोर अच्छा बन गया, पाकिस्तान का रेट बढ़ गया। अब इंडिया का रेट कम हो गया, स्टार्ट में इक्वल था। स्टार्ट में अगर मैं पोजीशन ओपन करके साथ ही क्लोज कर देता ना, मेरा नेट रिजल्ट 0 आता। मैंने 2 बजे तक इंतजार किया, पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी की, पाकिस्तान का रेट बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, अब हालांकि इंडिया के भी जीतने का चांस है कुछ ना कुछ, लेकिन पाकिस्तान का रेट बढ़ चुका है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं डे एंड का इंतजार करूं और जब फाइल आए तो मुझे जो ज्यादा अमाउंट होगी वो मिल जाए, जो मैंने हेज की होगी, जो जुआ लगाया। लेकिन दूसरा क्या है ऑप्शन मेरे पास, मैं 2 बजे इंडिया के ऊपर जुआ लगा दूं कि इंडिया जीतेगा। इंडिया के ऊपर जुआ, जब मैंने इंडिया के ऊपर जुआ लगा दिया तो मेरी पोजीशन क्लोज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैंने ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का प्रॉफिट अर्न कर लिया और मैं इस जुए से निकल आया और मैंने पैसे वापस ले लिए। ये एग्जांपल समझ आ रही है? पोजीशन को ओपन करना और क्लोज करना, यानी काउंटर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना। काउंटर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना, पूरा मैच्योर ना करना कॉन्ट्रैक्ट को, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा मैच्योर ना करना। दरमियान अगर आपने स्टार्ट में बाय किया है किसी एग्रीमेंट को, तो बजाय ये कि मैच्योरिटी डेट पे जाके सेल करे, उसको सेटल करे, आप दरमियान में भी सेटल कर सकते हैं। लेकिन ये दरमियान में सेटलमेंट फॉरवर्ड में नहीं होता, ये फ्यूचर ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना जरूरी है। जैसे शेयर्स होते हैं ना, शेयर, ये तो आपको पता है कि शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। एक कंपनी ने आपको शेयर इशू की है, वो कंपनी 10 साल तक चलेगी, आपको 10 साल के बाद पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन दरमियान में अगर पैसों की जरूरत है, क्या आप पैसे वापस ले सकते हैं? ये कैसे ले सकते हैं? वो शेयर किसी और को बेच के, कंपनी को वापस नहीं, कंपनी तो वापस 10 साल बाद लेगी, ठीक है, कंपनी तो वापस 10 साल बाद लेगी। लेकिन अगर वो प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल शेयर है, लेकिन आप लिस्टेड शेयर हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी उसको सेल करके पैसे ले सकते हैं। ये बात समझ आई शेयर्स वाले। इसी तरीके से एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह मैच में हम काउंटर पोजीशन के साथ अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, जिस तरह शेयर वाली एग्जांपल में हम शेयर को मैच्योरिटी से पहले, चूंकि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, सेल करके अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। उसी तरह फ्यूचर्स की मार्केट में भी, चाहे फ्यूचर्स 6 महीने बाद सेटल होना हो, हम 6 महीने, 4 महीने या 5 महीने के बाद भी उसको क्लोज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सेंटेंस कंसेप्ट समझाना चाह रहा था कि फ्यूचर्स में लाजमी नहीं कि हम ड्यू डेट तक का इंतजार करें। अगर हमारी नीड 4 या 5 महीने बाद है तो हम या 4 या 5 महीने बाद भी अपनी पोजीशन को क्लोज करके सेटल कर सकते हैं, फ्यूचर से फायदा उठा सकते हैं। तो मार्केट में एक फ्यूचर है 3 महीने का, एक है 6 महीने का, आपकी जरूरत है 4 महीने के बाद, क्या आप फ्यूचर मार्केट से फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। आप 6 महीने वाला बाय कर लेंगे 6 महीने, और 4 महीने बाद जाके उसको सेल कर देंगे, काउंटर पोजीशन ले लेंगे।
ये बात समझ आ रही है आपको? चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जरा मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमें वो बता रहा है फ्यूचर की प्राइस ऑफ फ्यूचर। ये हमने एक्सचेंज रेट में नहीं पढ़ा था, कमोडिटी रेट में नहीं पढ़ा था, इंटरेस्ट रेट में पढ़ रहा है। कह रहा है मार्केट में जिस तरह शेयर्स ट्रेड होते हैं उनकी एक प्राइस होती है, मार्केट में फ्यूचर्स की भी एक प्राइस है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की, किस फ्यूचर की? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की भी एक प्राइस है। ये प्राइसिंग हमने एक्सचेंज रेट में नहीं सीखी थी, ये प्राइसिंग हमने कमोडिटी रेट में नहीं सीखी थी। ये कंसेप्ट ही इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में अप्लाई होता है। एग्रीड? इसकी प्राइस का फार्मूला क्या है? बहुत आसान, प्राइस ऑफ STIR। STIR कहते हैं शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। ये जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर होता है ना, ये नॉर्मली 3 महीने के लिए होते हैं या 6 महीने के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म से मुराद 1 साल से कम अरसे के लिए होंगे। किसी भी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस इनडायरेक्टली कोट की जाती है, ठीक है। प्राइस फार्मूला क्या है? अब फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लाइबर रेट। लाइबर बताया था ना, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट है। जहां कहीं लाइबर या काइबर आ जाए ना, काइबर से मुराद कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। ये किसी भी मुल्क के अंदर जो कमर्शियल बैंक से एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं उसके लिए बेस रेट के तौर पे यूज होता है, लाइबर या काइबर। पाकिस्तान में काइबर यूज होता है और यूके साइड पे लाइबर यूज होगा। नहीं, लाहौर नहीं, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, लाइबर, ठीक है। तो लाइबर जब कभी आ जाए या काइबर आ जाए, आपने इसका मतलब क्या लेना, ये इंटरेस्ट रेट है। तो यहां पे क्या बता रहा है हमें कि किसी भी फ्यूचर की प्राइस क्या है, 100 माइनस लाइबर रेट। जैसे अगर आज इंटरेस्ट रेट 6% है तो फ्यूचर की प्राइस क्या होगी? 94, ठीक। कभी क्वेश्चन हमें असल में क्वेश्चन में चाहिए होता है इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन में क्या चाहिए? ये जो फ्यूचर्स का गेन या लॉस है ना, ये प्राइस की बेस पे भी कैलकुलेट हो सकता है, इंटरेस्ट रेट की बेस पे भी कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन हम नॉर्मल तरीका इंटरेस्ट रेट वाले के तरीके जरिए से ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड भी हमने इंटरेस्ट रेट के जरिए से किया, लेकिन प्राइस के जरिए से भी हो सकता है। फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है? प्राइस ऑफ फ्यूचर इज इक्वल टू 100 माइनस लाइबर रेट। अच्छा, मुझे बताइए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। प्राइस है 94.3, इंटरेस्ट रेट क्या है? 5.7, इंटरेस्ट रेट है 6.8, फ्यूचर की प्राइस क्या है? 93.2। अच्छा, आज फ्यूचर की प्राइस है 96, 3 महीने हमने किया इसको सेल, 3 महीने बाद इसकी प्राइस हो गई 94। हमें कितना गेन हुआ? 2 का। और अगर इसी को मैं यूं कहूं, आज इंटरेस्ट रेट है 4%, 2 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट हो गया 6%। हमने आज एग्रीमेंट किया था कि 4%, आज इंटरेस्ट रेट 4% है, हमने एग्रीमेंट किया था 4% पे लोन उठाएंगे। हमने क्या एग्रीमेंट किया था? 4% पे लोन उठाएंगे। 2 महीने बाद इंटरेस्ट रेट हो गया 6%, तो हमें गेन हुआ कि लॉस हुआ? इस कॉन्ट्रैक्ट गेन कितने परसेंट? 2%। तो ये जो 2% की फिगर है ना, या 2, ये आप इंटरेस्ट रेट के जरिए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आप प्राइस ऑफ फ्यूचर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? आपकी मर्जी है, क्वेश्चन जिस मर्जी तरीके से कर ले, मैं दोनों तरीके बता दूंगा आपको, लेकिन फोकस हमारा इंटरेस्ट रेट वाले तरीके से होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड वगैरह में भी यूज होता है। एग्जाम्पल है, प्राइस 95.5 है, इसका मतलब क्या? इंटरेस्ट रेट जिस दिन की ये प्राइस है उस दिन का इंटरेस्ट रेट क्या है?
जिस दिन फ्यूचर की प्राइस है 95.5 उस दिन इंटरेस्ट रेट क्या है मार्केट में 4.5। क्लियर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कैलकुलेशन सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि फ्यूचर की प्राइस डिपेंड कर रही होती है इंटरेस्ट रेट पे। ठीक, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाए फ्यूचर की प्राइस कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए फ्यूचर की प्राइस बढ़ जाती है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहला कंसेप्ट जो ऑफिशियली टेक्स्ट में लिखा, पहले तो हमने एग्जांपल के जरिए से फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया ना, किस तरीके से काम करता है। दो कंसेप्ट अभी तक हमने समझे हैं, सिर्फ दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट ये कि अगर फ्यूचर 6 महीने का भी हो ना, हम चौथे महीने या 5वें महीने में उसकी सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट कैसे होगी? काउंटर पोजीशन लेके, काउंटर पोजीशन लेके, क्योंकि जाहिर है मैच्योर तो वो 6 महीने बाद ही होगा ना। एक हम ये अगर मैच्योरिटी, फ्यूचर का मैच्योरिटी पीरियड से पहले सेटलमेंट करनी हो वो भी पॉसिबल है। और दूसरा कंसेप्ट हमने क्या सीखा? प्राइस ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर की प्राइस कैसे डिसाइड होती है? वो प्राइस डिसाइड होगी 100 माइनस लाइबर रेट। एक जगह पे उसने 1 माइनस लाइबर रेट भी लिखा था, इसका मतलब वही है, क्योंकि उसने 1 को पॉइंट्स में कवर कर दिया। इसका मतलब है अब लाइबर रेट वो 6% नहीं यूज कर रहा, जब 1 फार्मूला यूज किया 0.06 कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। नेक्स्ट कंसेप्ट, स्टेप्स इन हेजिंग ऑफ बोरोइंग थ्रू फ्यूचर एग्रीमेंट। अब देखिए स्टेप्स क्या है, स्टेप्स समझिए, फिर इन्हीं स्टेप्स को सामने रख के हमने क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला स्टेप, व्हाट इज टू बी हेज्ड। सबसे पहले लिखिए क्या हेज करने जा रहे हैं। बोरोइंग के डिपॉजिट, आपको पता है हम बोरिंग भी इंटरेस्ट रेट है ना, बोरिंग पे भी रिस्क हो सकता है, डिपॉजिट पे भी रिस्क हो। लेकिन ICAP की बुक की सारी एग्जांपल्स और प्रैक्टिकली भी अगर आप सोचे तो ज्यादातर कंपनीज किसको हेज करती होंगी? बोरिंग को कि डिपॉजिट को? बोरिंग को, क्योंकि पैसों की जरूरत होती है उन्हें। बैंक में पैसे जमा करवा के इंटरेस्ट हासिल करना ये किसी कंपनी का बिजनेस नहीं होता। तो ज्यादा आपको केसेस कौन से आएंगे? बोरिंग के, इसलिए हमने एग्जांपल भी बोरिंग की स्टार्ट की। बोरिंग ऑफ ₹8 million एट एंड ऑफ मई फॉर 3 months थ्रू फ्यूचर। क्या समझा रहा है? इस कंपनी को 8 मिलियन रुपया चाहिए, आज नहीं, कब चाहिए? मई के एंड पे। कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। और फ्यूचर के जैसे हेजिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर के जरिए, फॉरवर्ड नहीं, फ्यूचर के जरिए से। इसका मतलब है अगर तो फ्यूचर एंड हो रहा है, कोई ऐसा फ्यूचर है जो सेटल हो रहा है एंड ऑफ मई पे, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम उसको साथ एग्रीमेंट कर लेंगे उस फ्यूचर का। लेकिन अगर कोई फ्यूचर मई एंड पे नहीं, जून एंड पे सेटल हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, क्या उसको हम यूज कर सकते हैं? उसको भी यूज कर सकते हैं, उसको भी काउंटर पोजीशन के जरिए से। फिर ये हमने लिख दिया हेज किसे करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड, टोटल लोन कितना है डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच फ्यूचर। सिंपल, इसमें आंसर पॉइंट्स में आ गया तो आपने क्या करना है? अच्छा, ये कैलकुलेशन हमने फॉरवर्ड में तो नहीं की थी कल, उसमें जरूरत ही नहीं, उसमें तो एग्जैक्ट अमाउंट ले लेते थे हम। वो कस्टमाइज्ड है, वो तो ऑलरेडी एग्जैक्ट अमाउंट के साथ आ ले सकते। अच्छा, ये कैलकुलेशन हम ऑप्शन में भी करते हैं, वो क्यों? ऑप्शन भी स्टैंडर्डाइज्ड है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेड लिस्टेड होते हैं। फिर स्ट्रेटजी क्या है? अगर बोरोइंग कर रहे हैं, ये आपने रटा लगा लेना, बोरोइंग कर रहे हैं फ्यूचर को सेल करना है, बोरोइंग कर रहे हैं फ्यूचर को सेल करना है, बोरोइंग कर रहे हैं फ्यूचर को, और पूछेगा नहीं लेकिन बता रहा हूं, डिपॉजिट कर रहे हो तो फ्यूचर को बाय कर रहे होंगे। अच्छा, ये हम सेल कब कर रहे हैं फ्यूचर को? आज के दिन के एंड ऑफ मई में। ये फ्यूचर को हम सेल कब कर रहे हैं? आज के दिन 1 जनवरी को, आज के दिन 1 जनवरी पे हम खड़े हैं, मई एंड पे हमें लोन चाहिए 3 महीनों के लिए, आज हम 1 जनवरी पे खड़े हैं, लोन चाहिए कब? 31 मई को, एंड ऑफ द मई को, आज 1 जनवरी है, फ्यूचर हमने कब बाय करना है?
1 जनवरी को कि 31 मई को, सॉरी फ्यूचर हमने कब एग्रीमेंट करना है, फ्यूचर का एग्रीमेंट कब करना है, 1 जनवरी को। 31 मई को तो लोन का एग्रीमेंट होगा। कल ये एग्जांपल से समझाई थी ना बात। जिस दिन हम एग्रीमेंट देखें, जो भी ट्रांजैक्शन है पूरे डेरिवेटिव में, पैसे रिसीव करने हैं या पैसे पे करने हैं या कमोडिटी सेल करनी है, कमोडिटी परचेज करनी है, ठीक है, लोन बोरो करना है, डिपॉजिट करवा, ये करवाना होता है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। लेकिन आज खड़े हम परेशान क्यों हो रहे होते हैं? 3 महीने बाद ये सारी ट्रांजैक्शन अगर होनी है, फॉरेन करेंसी की, लोन की, कमोडिटी की, आज क्यों परेशान हो रहे होते हैं कि रेट चेंज हो जाएगा? तो आज जो हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं ना, वो फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन का एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। उस चीज की बाइंग सेलिंग का एग्रीमेंट नहीं, वो तो होगा कब, 3 महीने बाद। तो इस एग्जाम्पल में हमने बैंक से लोन जो एक्चुअली हासिल करना है, लोन बारो करना है, वो कब करना है, वो एंड ऑफ मई पे करना है। आज हम फिर क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम रेट डिसाइड कर रहे हैं। ये जो हमने फ्यूचर्स का एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, ये किस लिए, ताकि हमारा रेट लॉक हो जाए। आज हम जो भी स्ट्रेटजी, ये जो स्ट्रेटजी लिखा था ना स्ट्रेटजी, इसका मकसद होता है आज के दिन हमारा वो रेट लॉक हो जाए जो हमने इस पीरियड एंड पे यूज करना। बेसमझ आई बात की? तो अच्छा, बोरिंग है तो फ्यूचर क्या होगा, सेल होगा। ये जेब में रखा, बोरिंग है तो सेल, बोरिंग है तो सेल। इसको रटा लगा, इसके पीछे लॉजिक भी है, लेकिन उसको हमारे किसी काम की नहीं है। हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जब कभी बोरिंग का केस होगा हमने फ्यूचर को करना है सेल, और मेच्योरिटी डेट पे जाके बाय कर लेना है, पोजीशन क्लोज हो जाएगी। नोट, हाँ नोट दिख रहा है, टू हेज बोरिंग सेल फ्यूचर, और टू हेज डिपॉजिट्स बाय फ्यूचर। लेकिन ये नहीं आएगा, इसलिए आपने ज्यादा फोकस, और वैसे भी इसको याद करने की जरूरत भी नहीं, अपोजिट होगा ना इसका, सिंपल ये भी याद कर ले तो काफी है। तो आपने जो याद करा है, बोरिंग हेज करने के लिए फ्यूचर को सेल करना। गेन या लॉस ऑन फ्यूचर कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे सारे गेन या लॉस कैलकुलेट होते हैं। कैसे, नंबर ऑफ फ्यूचर इंटू साइज ऑफ फ्यूचर इंटू एग्रीड रेट माइनस मार्केट रेट इंटू पीरियड। अच्छा मुझे बताइए, अगर समझ आ रहा है मुझे ये बताइए, कल फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट किया था, उसमें भी गेन या लॉस कैलकुलेट हुआ था। उस फार्मूला में और इस फार्मूला में क्या फर्क है? हाँ, एक तो डिस्काउंट नहीं करना, शाबाश, फ्यूचर में डिस्काउंट नहीं करना, और क्या फर्क है? हाँ, वहां पे नंबर ऑफ फ्यूचर और साइज ऑफ फ्यूचर नहीं, बल्कि एग्जैक्ट वो अमाउंट आई थी, एग्जैक्ट वो अमाउंट आई थी लोन की। यहां पे नंबर ऑफ फ्यूचर, साइज ऑफ फ्यूचर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। मेरी बात समझ आई? इसका मतलब है कि फॉरवर्ड में और फ्यूचर में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की कैलकुलेशन का फर्क है। अच्छा एक चीज मुझे और बताइए, अब मैं असल में ना, कोशिश मेरी ये होती है, कंसेप्ट है छोटे छोटे, एक दिन में फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों भी समझाए जा सकते हैं, लेकिन मेरी को एक दिन में एक टेक्निक ही समझाऊं, ताकि प्रीवियस भी लेक्चर में बहाने से थोड़ी थोड़ी रिवाइज होती रहे। आपने देखा होगा कि मेरी हर लेक्चर में कोशिश होती है थोड़ा बहुत कंसेप्ट प्रीवियस, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट ना फार्मूले हैं, कमोडिटी के 2 हैं, फॉरेन एक्सचेंज के 4 हैं, इंटरेस्ट रेट के 3 हैं, तो मिक्स हो जाते हैं बाजू का। तो अलग-अलग डिस्कस करते रहना और रिवीजन भी साथ साथ करते रहना, तो क्लियर होता है कि किस जगह पे हमने क्या चीज यूज की थी। फ्यूचर को हम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, फ्यूचर को हमने एक्सचेंज रेट के लिए भी यूज किया था। बता सकते हैं एक्सचेंज रेट में जो यूज किया था, एक्सचेंज, या यूं कह ले, सिंपल रखता हूं, कमोडिटी रेट में जो यूज किया था फ्यूचर का गेन का फार्मूला, और इस फार्मूले में क्या फर्क है? टाइम पीरियड का। शाबाश, क्योंकि इंटरेस्ट है, इसमें कैलकुलेशन करते हैं हम इंटरेस्ट की, तो टाइम पीरियड का। जो कमोडिटी का फ्यूचर है उसमें टाइम पीरियड नहीं था। इसी तरह एक्सचेंज रेट का जो फ्यूचर था उसमें भी गेन कैलकुलेट किया था हमने, उसमें भी टाइम पीरियड नहीं था।
ठीक, बेफर्क समझ आ रहा है ना? ये फर्क आपने जहन में रखना है, गेन या लॉस का। अच्छा, जो जवाब आएगा वो हमारा गेन होगा कि लॉस होगा, ये कैसे पता चलेगा? आपने सिंपल कॉमन सेंस से सोचना है क्या कि ये हमारी फेवर में है या हमारे अगेंस्ट है। अगर हमारी फेवर में है तो, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमारी फेवर में है, तो जो आंसर आएगा वो क्या है? गेन। और अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमारे अगेंस्ट है तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? लॉस होगा। ये बात समझ आई? अगली बात, गेन को जब ये फार्मूला यूज कर रहे होंगे हम, नेट ये इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने का, इसमें कभी गेन को हम ऐड करते हैं, कभी लेस करते हैं। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इधर ऐड होना कि लेस? आप देखेंगे अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और गेन है तो लेस होगा, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और लॉस है, ऐड होगा। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे होते और गेन होता, ऐड होता। इंटरेस्ट पे कर रहे होते और लॉस होता, इंटरेस्ट पे कर रहे होते और लॉस होता, ऐड होता। इंटरेस्ट, ये तो पे वाला है, सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं और लॉस हो जाए, लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे अहम चीज होती है ना, पूरे हर क्वेश्चन में, रिस्क मैनेजमेंट के हर क्वेश्चन में सबसे अहम चीज है गेन या लॉस को कैलकुलेट करना है और फिर ये डिसाइड करना है कि ये ऐड होगा कि लेस होगा। ठीक, क्लियर? अच्छा, इसका भी कोई ना कोई फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट आपके सामने ही है। इंटरेस्ट पेमेंट होगी, अब देखें फ्यूचर एग्रीमेंट तो हमने कर लिया है, लेकिन आपको पता है जब मैच्योरिटी डेट आती है, जिस दिन सेटलमेंट करनी हो, उस पे मेन कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट रेट पे सेटल होता है। मेन कॉन्ट्रैक्ट हमारा किस रेट पे सेटल हुआ करता है? मार्केट रेट पे। तो हैजिंग किधर गई? हैजिंग वो दूसरे स्टेप में होता है, ये गेन या लॉस के जरिए से। ठीक है, ये मार्केट रेट, ये एडजस्टमेंट और जो हमारा इफेक्टिव रेट वो आता है जिसको हमने हेज किया होता है। हमेशा इसी तरीके से कैलकुलेशन होती रही है। क्लियर? कोई नई चीज तो नहीं है ना इसमें? चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं, अटेंटिव होके आपने क्वेश्चन करना है। इसमें अगर कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा फौरी तौर पे। पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा है 1 जनवरी 2022 को XYZ कंपनी ने प्लान किया टू बारो 57 मिलियन ऑन अप्रैल 1, 2022। यानी पैसे कब चाहिए? 3 महीने बाद। पैसे कब चाहिए? 3 महीने बाद। खड़े कहां पे हैं हम इस वक्त? 1 जनवरी। जो हमने हेजिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, जो स्ट्रेटजी बनानी है हेजिंग कर, वो किस दिन बनानी है? 1 जनवरी को। और इसको क्लोज कब करना है? इस हेजिंग स्ट्रेटजी को सेटल किस दिन करना है? 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को हम लोन ले लेंगे, उसके बाद फिर लोन चलेगा, उसके बाद फिर लोन का एग्रीमेंट चलेगा। फॉर 6 मंथ, कितने महीने के लिए लोन चाहिए? 6 महीने के लिए। स्टैंडर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 10 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड साइज क्या है? 10 मिलियन। इसका मतलब है जब हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 57 डिवाइडेड बाय 10, 5.7। क्या करें? 6 करेंगे। शाबाश, आगे चलते हैं। द करंट स्पॉट काइबर रेट इज 7%। इस वक्त काइबर रेट क्या चल रहा है? यानी इसका मतलब यह हुआ अगर मैं 1 जनवरी को लोन लेने के लिए बैंक के पास जाऊं ना, तो बैंक मुझे किस रेट पे लोन देगा? 7%। फॉर बोथ 3 मंथ एंड 6 मंथ। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन को समझे। फॉर बोथ 3 मंथ एंड 6 मंथ का मतलब क्या है? कि मैं बैंक के पास जाके कहूं सर मुझे 3 महीने के लिए लोन चाहिए, वो कहेगा 7% में देता हूं। मैं कहूं नहीं 6 महीने के लिए चाहिए, वो कहेगा ये भी 7%। बाजू का दोनों रेट में फर्क हो सकता है 3 महीने और 6 महीने में, लेकिन यहां पे उसने कहा नहीं फर्क। हमने कहा ठीक है। अच्छा बताइए, अगर काइबर रेट 7% है तो आज के दिन, आज क्योंकि ये है आज का रेट, स्पॉट काइबर रेट 7%, आज के दिन फ्यूचर की प्राइस क्या है? 93। यही कहा उसने। एंड द करंट काइबर फ्यूचर प्राइस इज सेम 93। अच्छा, यहां पे है लफ्ज सितंबर। इसका मतलब क्या है भला? कि ये फ्यूचर ये मैच्योर कब होगा?
सेटल कब होगा? सितंबर में, 6 महीने बाद। यहां में मसला आ गया, 6 महीने बनते हैं, 7 जितने भी बनते हैं, 6 कैसे बनते हैं? जनवरी 1 है, नहीं जनवरी आज के दिन ये ट्रेड हो रहा है ना, आज के दिन ये फ्यूचर मार्केट में ट्रेड हो रहा है 93 की प्राइस पे। आज के दिन से मुराद 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। तुम्हारा इस पीरियड कुछ भी हो, इससे गर्ज नहीं है। मेरा सवाल जो है, जिसके लिए सारा लेक्चर स्टार्ट में आपके साथ शेयर किया था, ये फ्यूचर मैच्योर होगा सितंबर में, इससे एग्री करते हैं। हमें पैसा चाहिए 1 अप्रैल को। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस फ्यूचर की मदद से 1 अप्रैल की हेजिंग कर सकता हूं कि नहीं? ये कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे? मैं अभी एग्रीमेंट करूंगा और ड्यू डेट पे जाके क्लोज कर दूंगा। ड्यू डेट से मुराद मेरी जो अप्रैल 1 की डेट है, क्लोज कर दूंगा। अभी खरीद लूंगा, ड्यू डेट पे बेच दूंगा, या अभी बेच दूंगा, ड्यू डेट पे खरीद लूंगा। क्लोज इसी तरह होता है ना, क्लोज इसी तरह होता है ना। बेसमझ आ रहा है? तो एग्री करते हैं सारे कि हम इस फ्यूचर को यूज कर सकते हैं। वैसे अगर हमारे पास अप्रैल का ही फ्यूचर होता ना, तो क्या ही बात थी, वो तो फिर फौरन आसानी से आपको एग्जांपल समझ आ जाए। लेकिन सितंबर में भी प्रॉब्लम कोई नहीं है, हम दरमियान में भी फ्यूचर क्लोज कर सकते हैं। रिक्वायर्ड, हाउ शुड XYZ कंपनी हेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? कैसे हेज करना चाहिए? ये स्ट्रेटजी कैसे हेज करना चाहिए भाई? हेज कैसे करेंगे? स्ट्रेटजी से ना। स्ट्रेटजी क्या होगी वो इधर लिखनी है। क्या स्ट्रेटजी है? सबसे पहले मुझे बताया व्हाट इज टू बी हेज्ड। क्या हेज करना है? रुपीज 57 मिलियन, ठीक है, रुपीज 57 मिलियन आफ्टर 3 months फॉर 6 months। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछने का, सर ये जो आप स्टेप करते हैं क्या ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के क्लियर करके सामने ले आता है, ठीक है। बाकी ये वाला स्टेप जरूरी है, ये स्ट्रेटजी और ये नंबर। लेकिन सबसे अहम जो एग्जामिनर के लिए होगा ना, वो होगा आपका 4th और 5th पॉइंट। लेकिन 4th और 5th के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज होती है। आप चाहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन से उठा लें, चाहे लैदा कर दें। कुछ बुक्स में बाज़ ये जो गेन या लॉस कैलकुलेट करते हैं ना, उसने नीचे इसके साथ ही कैलकुलेट वर्किंग शो करवाई है, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में ये अप्रोच बेहतर है। फॉर 6 months। अब क्या करें? बारो करना है थ्रू फ्यूचर्स, फ्यूचर्स बारोइंग लिखा ही नहीं। बे क्लियर है? बारोइंग रुपीज 57 मिलियन आफ्टर 3 months फॉर 6 months। 6 months या ना, 6 months थ्रू फ्यूचर। क्लियर? आगे नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कितने रिक्वायर्ड है? 57 डिवाइडेड बाय 10 मिलियन का ना, एक 5.7 दैट इज 6। कोई प्रॉब्लम? स्ट्रेटजी बताइए, बोरोइंग के केस में फ्यूचर को बाय करना है कि सेल करना है? फ्यूचर को सेल करना है। फॉर बोरोइंग सेल फ्यूचर, फॉर बोरोइंग सेल फ्यूचर, फॉर बोरोइंग सेल फ्यूचर। फ्यूचर को सेल, यहां पे मैंने लिखा, ये है स्ट्रेटजी जो वो पूछ रहा है रिक्वायरमेंट ए में। सेल 6 फ्यूचर्स आज के दिन सेल कर रहा हूं मैं। अब आगे आपकी मर्जी है, चाहे लिख दे एट द रेट ऑफ 7% और चाहे लिख दे एट द रेट ऑफ 93। ये क्या है? ये फ्यूचर की प्राइस, ये क्या है? इंटरेस्ट रेट। दोनों में से जो मर्जी लिख दे। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब हमने क्या करना है, गेन या लॉस। अच्छा, ये हमें मैसेज क्या दे रहा है भला, कि हम 3 महीने बाद 1 अप्रैल को 7% पे लोन उठा सकते हैं। इसका मतलब ये है, सेल फ्यूचर एट द रेट ऑफ 7% का मतलब है हमने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉक किया कि हम इस रेट पे बोरोइंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। गेन या लॉस क्या होता है, सिंपल, रेट का डिफरेंस। रेट का डिफरेंस कैसे आएगा वो, सबसे पहले गेन या लॉस, फॉरवर्ड होता तो पूरी अमाउंट 57 मिलियन लिखता, फॉरवर्ड होता तो यहां पे क्या लिखता, लेकिन ये फ्यूचर है, क्या लिखना है मुझे, 10 मिलियन ए का साइज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय रेट का डिफरेंस। रेट का डिफरेंस कितना, 7%। आगे क्या, अच्छा बी में कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट इफ ऑन 1 अप्रैल 2022 द 3 मंथ एंड 6 मंथ स्पॉट काइबर रेट इज 6.5%। कहते हैं 1 अप्रैल को ये जो 7% रेट है ना, 1 अप्रैल को जाके 6.5% हो गया, ठीक है। और फ्यूचर की प्राइस क्या हो गई, जब काइबर रेट 6.5% हो गया, फ्यूचर की प्राइस क्या हो गई 93.5। आप चाहे तो गेन या लॉस, दोनों फिगर क्यों दे रहा भला, हालांकि एक फिगर देता दूसरी हम खुद कैलकुलेट कर सकते, कि चाहे गेन या लॉस प्राइस के जरिए से कैलकुलेट कर लें, चाहे गेन या लॉस रेट के जरिए से कैलकुलेट कर लें। हम एज यूजुअल रेट के जरिए से कैलकुलेट करते हैं कि 7% माइनस 6.5% और मल्टीप्लाइड बाय 6/12। कैलकुलेट कीजिए जरा, ये क्या आता है, ये क्या आता है 150,000। यहां पे रुक के सोचना है। पहला सवाल, ये गेन है कि लॉस है। मैं पहले देखूं, ये अगर फेवरेबल हुआ तो हमारा गेन है, फेवरेबल नहीं हुआ तो लॉस है। मैंने एग्रीमेंट किया था 7% पे लोन उठाऊंगा, मैंने एग्रीमेंट किया था 7% पे लोन उठाऊंगा। जिस दिन लोन लेना था देखा मार्केट में रेट 6.5% है। अब ये एग्रीमेंट मेरे लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, ये जो फ्यूचर का एग्रीमेंट अनफेवरेबल है, क्योंकि मैं 7% लॉक कर चुका हूं, मार्केट में गिर के 6.5 हो गया। अगर मैं ना करता तो फायदे में रहता, किया तो नुकसान में, तो ये मेरे लिए अनफेवरेबल लॉस है। ये क्या है, इधर आपने लिख देना है, ये एज इट इज अनफेवरेबल, इट इज लॉस। इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, लॉस क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं, लॉस ऐड कर रहा हूं। भी क्लियर हो गया क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि पेमेंट है ना, पेमेंट में लॉस ऐड ही होगा। 150,000 क्लियर। अच्छा, इसी को आप प्राइस की मदद से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन को। प्राइस की मदद से कैसे, सारी कैलकुलेशन ऐसे ही, सिर्फ यहां पे 7% माइनस 6.5% नहीं, 93 माइनस 93.5 आ जाएगा। अब देखे तो वो भी 5% ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन मजीद कर दूं, इसका मतलब ये है आपने सेल किया 93 पे, अब मैं प्राइस के लिहाज से समझा रहा हूं, लॉस सेल किया 93 पे, बाय किया 93.5 पे, तो जो डिफरेंस आया वो क्या था, लॉस। प्राइस के लिहाज से ऐसे कैलकुलेशन होगी, इंटरेस्ट के लिहाज से आपके सामने रख दिया, कोई फर्क नहीं, सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीकाकार फर्क है। समझ आ रही है बात। अब बताइए, अब ड्यू डेट आ गई 1 अप्रैल, ये तो हमारा हुआ ना फ्यूचर के जरिए से हमें
ठीक है। अब मार्केट रेट की सेटलमेंट तो करनी है ना, अब लोन जो हमने उठाना है वो मार्केट रेट पे उठाना है ना। अब लोन क्या है, 6 महीने का, कितना लोन 57, 6 महीने के लिए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा 6.5, शाबाश। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी कैलकुलेशन होगी 57 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6.5 जो मार्केट रेट है, और मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 1852500, 1852500, ये जरा चेक कर लेंगे। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट पेमेंट कितनी आ गई 200,2500, और इफेक्टिव रेट ये उसका आ गई इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट, जो उसने कहा इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट ये आ गई, और इफेक्टिव रेट क्या आया नेट पेमेंट, यानी ये डिवाइडेड बाय लोन। अच्छा लोन कौन सा, फ्यूचर नहीं, 57, तो 200,2500 डिवाइडेड बाय 57, यानी ये कैलकुलेशन आएगी कैसे 200,2500 डिवाइडेड बाय 57 मिलियन, और 57 मिलियन को मल्टीप्लाई करना है, 57 मिलियन को पीरियड से मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये 6/12 57 मिलियन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 200,2500 से नहीं हो रहा, ठीक है ना। यानी ऐसे नहीं करना, नेट पेमेंट को पहले लोन से डिवाइड कर लिया फिर उसके बाद पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं करना, पहले लोन को पीरियड से मल्टीप्लाई कर देना है फिर ये डिवीजन करनी है। तो कैलकुलेट कर 7.03%, ये। अच्छा मुझे बताइए, हमने तो लॉग किया था 7% पे, हाँ ये वादा घाटा जो हुआ था ना, ये 57 का 60 का, वो 3 मिलियन का वादा, ये यहां पे है, ये इसकी वजह से रेट का थोड़ा सा फर्क है। क्लियर? चलिए आगे मजीद एक और क्वेश्चन करते हैं, कोई मसला नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आईकैप की बुक का, ये आईकैप का सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन था जो भी किया है, ये आईकैप की एग्जांपल है, लेकिन एग्जाम अच्छा होम असाइनमेंट आप करके आया नहीं करते, नहीं आया करते। अच्छा इसको ना, इसमें जो फ्यूचर का साइज बताया, फ्यूचर का साइज है 1 मिलियन, इसमें फ्यूचर का साइज कितना है 1। ये आई कैप की एग्जांपल थी, एग्जांपल थोड़ी कम्प्लेक्स थी, उसने इरेलीवेंट, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया मैंने। तो आपने इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट करना है और इसको आई कैप की बुक के साथ देख लीजिएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपने ये, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। कॉन्ट्रैक्ट साइज इसमें नोट कर ले 1 मिलियन होगा, क्लियर। इसकी पिक्चर ले लीजिए, फिर ये आपकी होम असाइनमेंट और आपने लाजमी करनी है ये, ठीक है। इसमें होगा क्या, कंपनी विल नीड टू बारो, अभी कैलकुलेशन कर ले जल्दी कोई 1 मिनट 2 मिनट में कोई मसला नहीं है, कर लीजिएगा। बारो 8 मिलियन फ्रॉम द एंड ऑफ मई, इट इज नाउ जनवरी, आज जनवरी है। स्ट्रेटजी किस दिन बनानी है हमने, हेजिंग स्ट्रेटजी किस दिन बनानी है, आज मतलब जनवरी को। करंट स्पॉट काइबर रेट इज 3.5% फॉर बोथ 3 मंथ एंड 6 मंथ। इस लाइन का मतलब क्या है कि 3 महीने का लोन उठा लेना अगर, वो भी 3.5% में मिलेगा आपको, और 6 महीने का लोन बैंक से उठा ले, तो इसका मतलब है अगर ये इंटरेस्ट रेट 3.5% है तो फ्यूचर प्राइस क्या होगी 96.5, ठीक है। ये फ्यूचर प्राइस, हो ये तो जून का फ्यूचर है, इसको तो यूज ही नहीं कर सकते, मई में सेटलमेंट करनी है हमने, जून का फ्यूचर तो यूज ही नहीं कर सकते है ना, कर सकते हैं पोजीशन क्लोज करके हैं। दरमियान एक टीम की बैटिंग हो जाए
ठीक है, तो दरमियान में भी अपनी बेट को रिवर्स काउंटर कर सकते हैं, सेट ऑफ कैसे कर सकते हैं, दूसरी टीम पे जुआ लगा ले। तो उसी तरीके से फ्यूचर जून का है, मई में सेटल कैसे होगा भाई, पोजीशन को रिवर्स कर ले, अपोजिट पोजीशन ले ले, इसे कहते हैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना या पोजीशन क्लोज करना। सपोज दैट इन मई व्हेन द कंपनी borrows rupees 8 million, the 3 month and 6 month Kuiper rate 4.25% एंड जून फ्यूचर प्राइस इज 95.7। अच्छा बताइए कितने स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैं इंटरेस्ट रेट से गेन कैलकुलेट करूंगा, कितने कहते हैं नहीं मैं फ्यूचर प्राइस से कैलकुलेट करूंगा। फ्यूचर 2-3 फ्यूचर से भी कर ले, हाँ जरा करके दिखाइए मुझे, मैं भी कैलकुलेट करता हूं, आप भी कैलकुलेट करें, देखते हैं अभी कैलकुलेशन इफेक्टिव आती है कि नहीं। कंपनी बाय करेगी कि सेल करेगी, फ्यूचर सेल करेगी। अच्छा एक मिनट है रे, मैं कैलकुलेट करने लगा हूं, 8 मिलियन है, 8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये है, सॉरी तरतीब से, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या है 1 मिलियन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं 8 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय रेट का डिफरेंस, एग्रीड रेट और मार्केट रेट का डिफरेंस कितना है 3.5 और 4. 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अभी इंटरेस्ट नहीं आया, अभी गेन लॉस नहीं, क्यों नहीं आया, पीरियड कितने का था ये 6 मंथ, किधर लिखा हुआ नहीं, वो तो कह रहा है एंड ऑफ मई में नहीं इंटरेस्ट। अच्छा ये मेरा हाल है वो पीरियड नहीं मेंशन हुआ, ये आई कैप की बुक देखा आप घर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं ये तो लिखा हुआ है कि अगर आप 3 महीने का लोन उठाए या 6 महीने का तो 3.5, ये तो उसने रेट के लिए बताया ना, लोन कितने पीरियड का ले रहे हैं। ये आई कैप की बुक दिखा, बुक है आई कैप किसी के पास, शाबाश 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 शाबाश, देखा फायदा हो गया, डिस्कस करने का फायदा हो गया। तीन महीने 3 मंथ्स लिखा आई कैप भी नहीं, कैलकुलेशन में लिखा हुआ उसने 3 मंथ्स लोन चाहिए 3 महीनों का। देखा इधर दो इंफॉर्मेशन ऐड कर लेनी है आपने, एक कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 मिलियन है और दूसरा लोन कितने का उठा रहे हैं 3 महीने का, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये आया 15,000। गेन है कि लॉस है, एक मिनट हारो, मैंने लॉ किया था 3.5% पे, 3.5% पे, बाद में रेट बढ़ गया 4. तो मैंने अच्छा किया, ये फेवर में गया, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट फेवर में गया, मार्केट 4.25 पे इंटरेस्ट उठा रही होगी, हम 3.5% पे लोन उठाया इस रेट पे, तो ये 15,000 क्या है गेन, ऐड होगा कि लेस होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो ये गेन लेस होगा। इसी का एक दूसरा तरीका भी है, क्या जिस वक्त हेजिंग की उस वक्त क्या प्राइस थी, फ्यूचर की प्राइस क्या थी 96.5, सेल किया किस प्राइस पे किया 96.5, सेल किया किस प्राइस पे किया फ्यूचर 96.5, बाय किया किस प्राइस पे किया, तो गेन ही होगा ना, सेल प्राइस ज्यादा है बाइंग प्राइस कम है, गेन ही होगा। क्लियर हो रही है, समझ आ रही है, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा इसमें ना मेरा ख्याल ये कंफर्म नहीं है, इसमें मेरा ख्याल है ये एग्जैक्ट रेट आएगा आपका, क्यों एग्जैक्ट क्यों आएगा, बोले क्या था वादा काटा नहीं हुआ, हाँ शाबाश, एग्जैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा ख्याल है कंफर्म नहीं है, मुझे आपने कंफर्म करके बताना है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।